हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। मैं कुणाल नंदवाना, आपका केमिस्ट्री गुरु, इस आज के अमेजिंग सेशन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और आगे की पढ़ाई में भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा केमिस्ट्री यूनिट का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बच्चों, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो जनरल लाइफ में हम बहुत सारे रोज एग्जांपल्स देखते हैं एवरीडे में, सुबह से शाम तक बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास होते हैं। उनमें से कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो केवल फिजिकल स्टेट में बदलते हैं, जैसे कि पानी से बर्फ बन जाना एक जनरल चेंज है और फिजिकल चेंज है, लेकिन ये रिवर्सेबल है। क्या बर्फ से पानी बनाया जा सकता है? जी हाँ, बनाया जा सकता है। तो पानी से बर्फ बना, बर्फ से पानी बना, तो एक रिवर्सेबल चेंज हो गया। तो ये सिंपल चेंजेस होते हैं। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हम दिन भर में देखते हैं, जिसमें स्टेट का चेंज हो जाना या टेम्परेचर, जैसे तो कोई पानी का गर्म हो जाना फिर ठंडा हो जाना, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये सिंपल चेंजेस हैं। कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स बोले तो ऐसे चेंजेस जो रिवर्सेबल नहीं है, जैसे कि सर दूध से दही बनना। तो दूध से दही तो बनाया जा सकता है, लेकिन क्या दही से दूध बनाया जा सकता है क्या? तो नहीं बनाया जा सकता है। तो दूध से दही बनना, लोहे में जंग लग जाना, लोहे में जंग लग जाना, प्रेसिपिटेट बन जाना किसी भी चीज़ का। तो ये बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स चेंजेस जो हम रेगुलर लाइफ में देखते हैं। तो कुछ चेंजेस हमारे पास सिंपल होते हैं, कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ हमारे चेंजेस की। तो चेंजेस यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ चेंजेस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में आने वाला है। जिसमें से पहला चेंज है फिजिकल चेंज और दूसरा चेंज है हमारे पास केमिकल चेंज। पहला चेंज हमारे पास पढ़ेंगे हम फिजिकल चेंजेस, और दूसरा चेंजेस हम पढ़ने वाले हैं आपके पास केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस की अगर हम बात करें, तो फिजिकल चेंज की बात करें तो जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना। इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना क्या हो गया हमारे पास? फिजिकल चेंज। तो जैसे बटन दबाया बल्ब जल गया, बटन दबाया बल्ब बंद हो गया। तो चेंज तो हुआ, क्योंकि जब बल्ब जला तो रोशनी हो गई, बल्ब बंद हुआ तो रोशनी गायब हो गई। ऐसे यहाँ पर मिक्सिंग सैंड विद वाटर, पानी के साथ अगर आपको रेत को मिला दिया जाए तो क्या कोई चेंज होगा? क्या नहीं होगा। क्या कोई रिएक्शंस होगी? क्या नहीं होगी। पानी में रेत मिलाया, रेत गीली हो जाएगी। वापस रेत को सुखा दिया जाए तो पानी गायब हो जाएगा और रेत वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो इंटरमिक्सिंग करने के बाद वापस चेंज किया जा सकता है। तो रिवर्सेबल चेंज, इसलिए इसको क्या बोला जा सकता है? फिजिकल चेंज। नेक्स्ट बात करें मेल्टिंग ऑफ आइस, पानी को जमा देना या जमे हुए बर्फ से पानी बना लेना। तो मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ के क्यूब को वापस पिघलाकर क्या किस में कन्वर्ट किया गया है? पानी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और वापस क्या उस बर्फ से पानी से बर्फ बनाई जा सकती है क्या? तो यस, बनाई जा सकती है। तो इस चेंज को भी हम क्या बोल देंगे? फिजिकल चेंज बोल देंगे। अगला, टीयरिंग ऑफ पेपर, एक कागज लो, उसको फाड़ दो। क्या दोनों अलग अलग कागज है क्या? नहीं, कागज एक ही, उसके दो पार्ट हैं। तो ये कागज, ये भी कागज, तो क्या इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस हुए क्या? तो नहीं हुए। तो ऐसे चेंजेस जिसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, उसको क्या बोला जा सकता है? फिजिकल चेंज। अब बात करें हमारे केमिकल चेंजेस की। तो केमिकल चेंजेस, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि इरिवर्सेबल होते हैं, रिवर्सेबल नहीं होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? केमिकल चेंजेस। बोले तो ऐसे चेंजेस जिसमें क्या होगा, अब नया कोई प्रॉपर्टी आएगी, कोई भी जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या रहेगी, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। जैसे कि बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। लोहे में जब जंग लगा तो क्या जंग से लोहा बनाया जा सकता है क्या? तो नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है तो कौन सा चेंज कहलाएगा? ये केमिकल चेंज। दूसरा अपने पास एग्जाम्पल है कुकिंग फूड, खाना पकाना। तो पके हुए खाने से वापस कच्चा खाना नहीं बनाया जा सकता है, तो उसको क्या बोला जा सकता है? कुकिंग फूड को केमिकल चेंज बोला जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जर्मिनेशन ऑफ सीड, जैसे कि कोई भी सीड है, उसको हमने प्लांट कर दिया है, पौधे में रख दिया है, मिट्टी में दबा दिया है, पानी उसको पिला दिया है, तो वो क्या होगा? जर्माइट होगा, मतलब वो फलेगा फूलेगा, एक पौधा बन जाएगा। तो उस पौधे में से बीज निकलेगा, लेकिन क्या वही बीज निकलेगा क्या? तो नहीं निकलेगा। तो ये चेंज कौन सा हो गया हमारे पास? केमिकल चेंज हो गया। लास्ट एक एग्जाम्पल और है, राइपिंग ऑफ फूड, फलों का सड़ना। तो जैसे यहाँ पे एक बनाना दिया हुआ है,
तो फ्रेश बनाना और एक राइप, खराब हुआ सड़ा हुआ बनाना, तो क्या फ्रेश बनाना से सड़ा हुआ बनाना जी बन सकता है, लेकिन क्या एक राइप फ्रूट से क्या वापस फ्रेश फ्रूट बन सकता है क्या? तो नहीं। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है सारी। तो इन सबको क्या बोला जाएगा? केमिकल चेंजेस। तो इन सारे चेंजेस को केमिकल। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस की अगर बात करें तो फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस जो रिवर्सेबल होते हैं और जिनमें नई प्रॉपर्टीज नहीं इन्वॉल्व होती है, वो फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज ऐसे चेंजेस जिसमें क्या हो जाए, जो नया प्रोडक्ट बने और नए प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज भी क्या हो, नई हो जाए, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? केमिकल चेंजेस बोल सकते हैं। बात करें फिजिकल चेंज की डेफिनेशन की, तो फिजिकल चेंज की डेफिनेशन क्या होती है? तो जैसा मैंने बताया आपको कि अ चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस अनचेंज्ड, यानी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, केवल केवल कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी ही यहाँ पर चेंज होगी। तो उसको क्या बोला जा सकता है? फिजिकल चेंज बोला जा सकता है। यानी केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है उस सब्सटेंस की, तो उसको क्या बोला जा सकता है भाई? फिजिकल चेंज बोला जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स यहां पर गिवन है। फ्रीजिंग, किसी भी चीज को जमा दिया गया। मेल्टिंग, जैसे हमने अभी देखा, मेल्टिंग करना। बॉइलिंग, पानी को उबाल दो तो गर्म हो जाएगा, वापस ठंडा कर दो, वापस कंडेंस हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आइडेंटिटी अनचेंज्ड रहेगी, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। जैसे हमने एक पेपर को फाड़ा तो अभी भी वो क्या है? पेपर ही है, सिर्फ उसके पार्ट दो हो गए हैं, बाकी अभी भी वो क्या है? पेपर ही है। तो आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। अगली बात करें तो चेंज में और में नॉट टेक प्लेस। चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है तो क्या कि सर ठंडा था अब गर्म हो गया, तो चेंज तो हुआ है, और वापस से क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। हीट चेंज में और में नॉट टेक प्लेस, जरूरी नहीं हमेशा हीट हो। जैसे दो पत्थरों को घिस रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर में हीट हो जाए, लेकिन क्या पत्थर कम होगा? क्या नहीं होगा। एक कम समय तक तो नहीं होगा, और ज्यादा समय पर भी अगर हुआ तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, सिर्फ पत्थर का जो सॉलिड था वो पाउडर फॉर्म में आ चुका है। नेक्स्ट बात करें, ओनली द फिजिकल स्टेट और सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज। केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होगी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर? फिजिकल चेंजेस की बात हो रही है। तो चेंज हमने दो टाइप के पढ़ रहे हैं। पहला वाला जो हमने खत्म किया वो है फिजिकल चेंज। अब बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने देखा कि ऐसे चेंजेस जो इरिवर्सेबल है, यानी इसमें नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज होगी। जैसे हमने देखा कि आयरन पर रस्ट लग गया, जंग लग गया, तो जंग एक अलग पार्टिकल है और आयरन एक अलग पार्टिकल है। तो जो जंग लगा हुआ आयरन का ऑक्साइड बन गया है, तो जो ऑक्साइड है उससे वापस आयरन नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेफिनेशन की हमारे केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंज की डेफिनेशन जो हम देख पा रहे हैं वो है चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस विद न्यू या डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। तो पहले जो प्रोडक्ट था, पहले जो सब्सटेंस था, आफ्टर रिएक्शन वो सब्सटेंस चेंज हो गया है, तो उस चेंज को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे केमिकल चेंजेस। क्या बोल देंगे? केमिकल चेंजेस। उसमें क्या हो गया? केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, यानी जो पहले प्रॉपर्टी थी अब वो प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे जो फ्रूट पहले फ्रेश था अब वो रैप्ड हो चुका है, खराब हो चुका है। तो राइप फ्रूट जो होते हैं उससे वापस फ्रेश फूड बनाया नहीं जा सकता, कर्ड से वापस मिल्क बनाया नहीं जा सकता। तो एक ही बार प्रोसेस चलती है ये। नेक्स्ट बात करें इसके कुछ एग्जांपल्स की, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, तो कैंडल बर्न करना, या रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर लोहे पर जंग लग जाना। कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन, तो कैल्सिनेशन करना, एक लेयर को चढ़ा देना। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अगर देखे जाएं तो आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो जो है कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी, जो है हमारे प्रोडक्ट की वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगी, यानी पहले कुछ अदर प्रोडक्ट था, अब प्रोडक्ट नया बन चुका है। नेक्स्ट बात करें तो चेंज इज परमानेंट। अब जो चेंज हो गया वो परमानेंट है, यानी रिवर्सेबल नहीं है। मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं कि केमिकल जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वापस से नए प्रोडक्ट से पुराना प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता है।
अगली बात करें, द चेंज इज जनरली अकम्पेन्ड बाय एनर्जी चेंज। जब भी कोई फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल चेंजेस दिखाई देते हैं, तो वहां पर आपके पास एनर्जी भी चेंज होती है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट आता है द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। वही वाली लाइन वापस से रिपीट हो गई कि चेंज को रिवर्स नहीं किया सकता, यानी रिवर्सेबल ये नहीं है। दूध से दही बनाया जा सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन, तो अब हमारे चैप्टर के नाम पर हम आ जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर हम जाने, तो जब कभी भी दो रिएक्टेंट मिलते हैं और मिलकर क्या बना लेते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। प्रोडक्ट एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो जब कभी भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में आकर मिलते हैं और मिलकर एक क्या बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन देखेंगे, अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी। तो जो पुराने जो रिएक्टेंट थे, उनसे जो प्रोडक्ट बनेगा, उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, आइडेंटिटीज होगी, पहचान होगी, वो क्या होगी? अलग ही हो जाएगी कुछ। तो जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में आकर मिल जाते हैं, तो मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वो प्रोडक्ट एक हो सकता है, दो हो सकता है, उसके साथ गैस रिलीज हो सकती है, हीट रिलीज हो सकती है, वो सब यहाँ पर हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेन जो बात है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में, वो यही है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं? कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी आइडेंटिटीज या प्रॉपर्टीज जो है वो रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ देखें, तो जैसे एक जिंक यहाँ पर मिला और किससे मिल गया? HCl से साहब मिल गया। जिंक किससे आकर मिल गया? जिंक ने किससे आकर रिएक्शन करी? HCl से आकर रिएक्शन करी। चलो, तो जिंक ने यहां पर HCl से रिएक्शन करी और रिएक्शन करने के बाद क्या बना दिया? ZnCl बना दिया, और यहां पर H2 गैस रिलीज हो गई। H2 गैस रिलीज हो गई। तो यहां पर हमने केमिकल रिएक्शन को देखा जिसमें एक जिंक था, जिंक एक मेटल है, उसने एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम क्या रहा? ZnCl, जिंक क्लोराइड बनाया। और क्या बन गया भैया? H2 गैस यहाँ पर रिलीज हो गई। तो हमारे रिएक्टेंट अलग थे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग थी, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट आए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग ही आई है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बना दें? नया प्रोडक्ट बना दें जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन। बात करें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट्स। तो क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री का एक बहुत पुराना नियम है कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड जुड़ जाते हैं। तो जैसे जैसे पुराने बॉन्ड, जैसे यहां से पुराने बॉन्ड टूटे होंगे और नए बॉन्ड क्या हो गए होंगे? जुड़ गए होंगे। जैसे HCl था, इनके बीच में कुछ बॉन्ड था H और Cl के बीच में, अब वो यहाँ पर H2 अलग हो गया और Cl कहाँ निकल के आ गया? जिंक के पास आ गया। तो पुराने बॉन्ड टूटते गए, नए बॉन्ड जुड़ते गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी, तो इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हमने देखा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो रिएक्टेंट मिलते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? हमारा केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। सब केमिकल रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे पहचानेंगे हम कि केमिकल रिएक्शंस हुई है यहाँ पर? तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये तो होगा ही होगा, इनमें से कुछ ना कुछ हमें हमेशा देखने को मिलेगा। तो क्या क्या देखने को मिल सकता है?
बात करें पहला चेंज इन स्टेट, बिल्कुल स्टेट चेंज हो सकती है, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा गया है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास किसकी, केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पहली वाली की अगर हम बात करें चेंज इन स्टेट, सर चेंज इन स्टेट कैसे, तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर हम O2 गैस लें और हाइड्रोजन गैस लें, दोनों गैसेस स्टेट में O2 और H2, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। पानी बोले तो H2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाता है। तो दोनों गैसेस मिली थी लेकिन बन कौन गया, H2, और H2O कौन सी फॉर्म में बनेगा, लिक्विड स्टेट में। तो क्या स्टेट चेंज हुई क्या, H2 से और O2 से, दोनों गैसेस थी और मिलकर क्या प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, दोनों से मिलकर हमारे पास प्रोडक्ट बन गया H2, जो कि कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। एक एग्जांपल हम और देखेंगे यहाँ पर, NH3 अमोनिया, साहब अमोनिया गैस है ये, अमोनिया गैस है, गैसी स्टेट में है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ ये रिएक्ट करती है और दोनों गैसी स्टेट में। ये आपको ध्यान रखने की बात है कि दोनों ही क्या है, ये गैसियस स्टेट में, दोनों गैसी स्टेट में रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है, अमोनियम क्लोराइड बनाती है, अमोनियम क्लोराइड बनाती है, जो कि फॉर्म कौन सी बनता है, सॉलिड फॉर्म बनता है, सॉलिड स्टेट बन जाती है। तो चेंज इन स्टेट, तो जो हमारे रिएक्टेंट थे वो दोनों गैसियस थे और जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, हमारा सॉलिड बन गया। ऐसे हमारा जो पिछला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि H2 और O2 दोनों गैसेस हैं और जो प्रोडक्ट बन गया H2O क्या बन गया, लिक्विड फॉर्म में। तो स्टेट चेंज होती है, तो ये किस में होती है, केमिकल रिएक्शन में। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, इसकी एक पहचान हो गई कि क्या होगा इसमें, चाहे स्टेट चेंज हो सकती है, चाहे तो कलर चेंज हो सकता है, बिल्कुल कलर चेंज हो सकता है। कलर चेंज हम यहाँ पर देखेंगे, देखो लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड जो होता है अगर उसको गर्म कर दिया जाए, लेड ऑक्साइड को क्या कर दिया जाए भाई, गर्म कर दिया जाए तो लेड मोनोऑक्साइड बन जाता है। लेड ऑक्साइड को गर्म किया जाए तो क्या बनेगा, लेड मोनोऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड का जो कलर होता है वो होता है रेड कलर, कौन सा कलर, रेड कलर। तो जब उसको गर्म किया जाएगा तो लेड मोनोऑक्साइड बनेगा और उसका कलर क्या हो जाएगा, येलोइश कलर हो जाएगा। तो यहां पर जैसे ही हमने लेड ऑक्साइड रेड कलर को गर्म किया, लेड ऑक्साइड Pb3O4 को जो हमने गर्म किया, तो यहां पर हमने हीट किया इसको और क्या हमें रिएक्टेंट, हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया यहाँ पर, लेड मोनोऑक्साइड, जिसका कलर क्या होता है भैया, येलो कलर का यहाँ पर रहता है। तो ये येलो कलर हो गया। तो क्या कलर में चेंज हुआ क्या यहाँ से यहाँ आने में, यस कलर में चेंज तो हुआ। तो ये भी किसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी, केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शन में हमने क्या क्या देख लिया अभी तक, हमने देखा कि सर स्टेट चेंज हो जाती है, हमने गैसेस को मिलाया, कभी सॉलिड बन रहा है, कभी गैसेस को मिलाने पर लिक्विड बन रहा है, तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो वो यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद हम बात करें कि कलर में, तो कलर बिल्कुल हमने रेड कलर का हमने लेड ऑक्साइड डाला, उसको गर्म किया और वहां पर हमें क्या मिल गया, लेड मोनोऑक्साइड मिल गया। तो रिएक्टेंट भी चेंज है, ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट चेंज नहीं, O2 गैस रिलीज हुई है, यहाँ पर हमारे पास O2 गैस भी रिलीज हुई है। तो रिएक्टेंट एक कोई हमारा रिएक्टेंट था और हमारे पास दो यहाँ पर प्रोडक्ट मिले, तो चेंजेस भी हुआ, दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं और चेंज इन कलर भी हो गया है। तो अगली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी चेंज इन कलर, वो यहाँ पर हमने देखी। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस हमने इस वाले क्वेश्चन में भी इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल इसको भी हम ले सकते हैं। देखो यहाँ पर O2 गैस रिलीज हुई है, या इससे पिछला भी हमने एक एग्जांपल किया था जिंक वाला, उसमें भी हमारी हाइड्रोजन गैस क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। तो वो लेते हैं एग्जांपल जिंक का ही। जिंक को हमने किस में मिला दिया, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो वापस से मेटल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, एसिड से, और मेटल की रिएक्शन जब एसिड से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी ही होगी। तो देखो जिंक था सॉलिड फॉर्म में, डाइल्यूट HCl H2SO4 या HCl से भी करवा सकते हैं हम, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से हमने इसकी रिएक्शन करवाई और रिएक्शन करवाने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलता है भाई, जिंक सल्फेट मिलता है,
यहाँ पर पी भी आएगा। जिंक सल्फेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है भैया, रिलीज हो जाती है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, यहां पर कहीं भी गैस नहीं थी, जिंक सॉलिड फॉर्म में था और H2SO4 लिक्विड फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल था, और उसमें से कैसे निकलेगा भाई, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो देखो दो रिएक्टेंट है, कुछ प्रोडक्ट बना, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज अलग है। यहां पर क्या बन रहा है, हमारा स्टेट भी चेंज हो रहा है और क्या हो रहा है, गैस भी इवोल्व हो रहा है। तो गैस का इवोल्यूशन भी केमिकल रिएक्शंस में देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तो जनरल आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि सोडियम को पानी में डाल दिया और आग लग जाती है। तो कैसे, सोडियम को पानी में डालने में आग कैसे लग गई, तो टेम्परेचर उसका क्या हो गया, उस रिएक्शन का चेंज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। या आपने देखा होगा मकानों पर पुताई कर रहे हैं चूने की, तो चूना लाए CO और उसमें क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और हीट एक साथ रिलीज होती है, तो हीट रिलीज हो गई। तो चेंज इन टेम्परेचर, तो केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी बार क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। अब चाहे वो कम भी हो सकता है, चाहे वो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो देखिए CaO, चूने में आपने क्या मिला दिया, H2O, पानी मिला दिया। चूने में पानी मिलाने के बाद क्या बनता है भैया, CaOH होल ट्वाइस, बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनेगा तो इसके साथ मुफ्त में क्या मिलेगा, इसके साथ मुफ्त में मिलेगी हीट, गर्मी, तेज हीट मिलेगी, बहुत ज्यादा हीट कर देगा अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया को। इसलिए इसको बहुत मजबूत बर्तन में, कांच के फ्लास्क में नहीं, बहुत मजबूत बर्तन में इसको रखा जा सकता है। कांच प्लास्टिक को तो पिघला देगा, इतनी हीट ये यहाँ पर देने वाला है। तो इसको मजबूत किसी बर्तन में, स्ट्रॉन्ग बर्तन में, कोई मेटल के में या कोई मिट्टी के बहुत मजबूत पके हुए बर्तन में इसको रखा जाता है। तो ये हमने बात करी किसकी, चेंज इन टेम्परेचर की। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि सर प्रेसिपिटेट क्या होगा। तो प्रेसिपिटेट वर्ड का मतलब है अनसोल्यूएबल, यानी जो सोल्यूएबल नहीं है। अब प्रेसिपिटेट किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन जो घुलेगा नहीं, किसी भी लिक्विड में घुलता नहीं है, वो होता है प्रेसिपिटेट। कोई पर्टिकुलर लिक्विड में हमने कोई चीज़ डाली, घुलेगी नहीं, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट की ही बात कर लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया यहाँ पर AgNO3। AgNO3 में हमने क्या मिला दिया भैया, NaCl मिला दिया। AgNO3 में हमने क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया। अब NaCl कलरलेस, लैब में देखा भी होगा, हमने नहीं देखा, बिल्कुल पानी जैसा होता है, कलरलेस है। तो AgNO3 में हमने क्या मिला दिया भैया, NaCl मिला दिया। तो क्या बन गया हमारे पास, NaNO3 बन गया। वो भी एक कलरलेस है, उसमें भी कोई कलर नहीं है NaNO3 में, सोडियम नाइट्रेट में, लेकिन वहां पर हमारे पास AgCl मिलता है। और AgCl क्या हो गया भैया, AgCl जो है एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, एक चमकदार प्रेसिपिटेट, सिल्वर क्लोराइड जिसको बोलते हैं। तो ये बिल्कुल चमकदार, एकदम वाइट, बिल्कुल शाइनी एक सरफेस बनाकर देगा, दिखाई देगा, वहां पर AgCl जिसको बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट। तो प्रेसिपिटेट भी बन जाता है, और ये मिक्स नहीं हो रहा है, ये अलग से दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ पर AgCl है, तो ये प्रेसिपिटेशन शो करेगा। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हमने यहाँ पर देखी। उन केमिकल रिएक्शंस में हमने क्या क्या देखा कि सर चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और क्या हो रहा है, और हमारा प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ इक्वेशंस को इस तरीके से मैनेज किया, देखा, और देखने पर पता लगता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन वापस से अगर हम रिकॉल करें तो क्या होगी कि दो रिएक्टेंट मिलेंगे, कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिटीज रिएक्टेंट की केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिटीज से डिफर करेगी, अलग अलग रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके बुक की एनसीईआरटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 1.1 इसका नाम है। देखने पर शायद हो सकता है रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई ना दे रही हो, तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगी अच्छे से। एक्टिविटी 1.1 है, वहां से ये इमेज लिया गया है। एक्टिविटी में दिखाया गया है कि आप एक मैग्नीशियम के रिबन को बर्न कर रहे हैं, बर्न करने के बाद कुछ
क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो वो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा आपने यहाँ पर। तो इस एक्टिविटी को बहुत आसान भाषा में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर इसको बिल्कुल आसान भाषा में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे कि क्या वहां पर लिखा गया था वहां दिखाई नहीं दे रहा था, तुमने यहाँ दिखा दिया इसको। टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन, तो हमें क्या लेना है, मैग्नीशियम रिबन को लेना है, चमकदार सा रिबन होगा। उसको बहुत सैंड पेपर से साफ करना है। सर सैंड पेपर से साफ क्यों करना है वो भी बताएंगे। होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद अ पेयर ऑफ टंग एंड स्टार्ट हीटिंग इट्स अदर एंड, तो उस मैग्नीशियम रिबन को इस तरीके से लेना है, एक को पकड़ना है चिमटे की सहायता से, लेबोरेटरी में होता है चिमटा, और उसको बर्नर से, किसी भी बर्नर आग के पास ले जाना है और उसके ऊपर यूं करके एक एंड को हीट करना है, गर्म करना है। धीरे धीरे क्या होगा, वो जलना शुरू करेगा। द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट बर्निंग, अब वो मैग्नीशियम रिबन क्या कर रहा है, जलना शुरू कर रहा है। बट इट्स नॉट बर्निंग अलोन, ये अकेला नहीं जल रहा है, तो इसके साथ क्या जल रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। तो जब ये रिबन जलेगा तो केवल आग नहीं, डेजलिंग वाइट, वाइट चमकदार लपटें आपको आग की दिखाई देने वाली है, अकेला नहीं जल रहा है। इट स्टार्ट विद वाइट डेजलिंग फ्लेम, इसके साथ आग की चमकदार सफेद लपटें दिखाई देंगी, तो उसके साथ ये जलेगा। और अब जो वो जल चुका है तो जलेगा तो कुछ ऐश गिरेगा उसमें से, तो उसको एक प्लेट में, डिश में, किसी में वहां पर होती है लेबोरेटरी में, तो उसमें इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम की ऐश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश बोलेंगे। तो मैग्नीशियम को जलाया, कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन तो होगी ही होगी, ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती है। तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन थी, मैग्नीशियम हमने ले ली, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया हीट के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बनेगा। सर ये क्लीन क्यों किया था, इसको सैंड पेपर से क्लीन क्यों किया था, क्योंकि एयर में मॉइस्चर है, ऑक्सीजन भी है, तो वो ऑक्सीजन जाकर वहां पर जुड़कर पहले से ही ऑक्सीजन MgO बना के बैठा हुआ था, तो उसको साफ करना जरूरी था। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ था तो उसको साफ करना जरूरी था, तभी तो हम फ्रेश मैग्नीशियम को जलाएंगे और जलेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वाइट डेजलिंग फ्लेम शो करेगा। तो इस एक्टिविटी से यहाँ पर कुछ डायग्राम दिखाया गया है कि आपने जो है Mg मैग्नीशियम को, रिबन को लिया, बर्नर से जलाया, टंग से पकड़ा, वाइट डेजलिंग फ्लेम यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। उसके बाद जो ऐश निकला, वाइट कलर का ऐश, वाइट कलर की राख निकली जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे, और उसको फिर चेक करेंगे, बेसिक नेचर निकलेगा या जो भी है उसको, इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर, क्वेश्चन आ गया भैया, और ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यों मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। तो मैंने अभी आपको जवाब दे दिया था इसका, कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या हो जाता है, कोटिंग आ जाती है ऑक्साइड की, तो उसको रिमूव करना पड़ता है इसको जलाने से पहले, ताकि हमारा जो ओरिजिनल प्रैक्टिकल है वो हमें शो हो जाए। इसका आंसर आप देखेंगे, द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूज यूजुअली हैज अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस which is formed by the slow reaction या slow action of oxygen of air on it। तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन तो है ही सही ना, तो ऑक्सीजन कहाँ आके चिपक जाएगी, इस पर आकर चिपक जाएगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म कर लेगी। सो बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर, सैंड पेपर से उसको रगड़ा जाएगा। जैसे सैंड पेपर से रिबन को साफ करेंगे तो ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर जो है of magnesium so that may be readily combined with oxygen of air on heating। तो जब हम दोबारा से इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन में दिखाई देगी। तो जो वाइट डेजलिंग फ्लेम है वो दिखाई देने के लिए हम ये करते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, व्हाई द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीपिंग एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम आइस। तो इस तरीके से जलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ हमने रख लिया, यहाँ हमने आग लगा दी और हम देख रहे हैं उसको, नहीं, हमें थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, या थोड़ा क्या, जितना दूर हम रख सकते हैं हमारा हाथ को उतना दूर, और वहां पर फ्लेम लगाकर हमें उसको जलाना पड़ेगा। क्यों जलाना पड़ेगा इतना दूर रखकर, क्योंकि उसकी जो वाइट डेजलिंग फ्लेम है, चमकदार तड़तड़ाहट करती हुई हमारी आंखों में आती है। सर कैसे, कहाँ करेंगे,
तो ऐसा एग्जाम्पल या ऐसा रिजल्ट आपने देखा होगा दिवाली पर। दिवाली पर फूलझड़ियाँ जलाते हैं, यही वो रिएक्शन है। देखो द डेजलिंग जो वेरी ब्राइट है, व्हाइट लाइट गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो जो व्हाइट डेजलिंग लाइट है वो हार्मफुल है, इसलिए हमें आंखों से उसको बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहिए। जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखना चाहिए। उसमें से कभी कोई चिंगारी हमारी आंख पर भी आ सकती है, और वो जो फ्लेम है, डेजलिंग फ्लेम, बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, जो हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक, मतलब फ़ायदेमंद तो नहीं है, इसलिए उसको दूर रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन दोनों बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपसे भी पूछे जा रहे हैं, और इसके जवाब मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और एक्टिविटी हमारे पास आती है, एक्टिविटी आपकी ही बुक की। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट को लो, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालो, और आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? सर हम तो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करते। तो आसान भाषा में भी हम आपके लिए कुछ चीजें लेकर आएंगे। तो आसान भाषा में क्या देखा आपने? तो इस एक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो हमें क्या सिखाना चाहता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट सिखाना चाहता है। सर कैसे? देखो, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में या बीकर में, जैसा भैया ने बोला था 1.2 ने, वैसा का वैसा हमने कर दिया है। नेक्स्ट, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया साहब। क्या बनेगा? एक येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। किसका? लेड आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट यहां पर बनने वाला है। तो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, इसका मतलब कलर में चेंज आया, कलरलेस से येलो बन गया, केमिकल रिएक्शन हुई। तो जो हमने अभी केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, ये दोनों एक्टिविटीज वहां से रिलेट करती है। वहां पर भी लिखा था कैरेक्टरिस्टिक में चेंज इन कलर होगा, चेंज इन स्टेट होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। देखो प्रेसिपिटेट बनेगा तो कलरलेस से एक येलो कलर में वो कन्वर्ट हुआ, तो यस ये केमिकल रिएक्शन है। एंड ऑल्सो टेक प्लेस इन दिस केमिकल रिएक्शन। और दूसरी बात, यहाँ पर एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, तो प्रेसिपिटेशन भी यहाँ पर दिखाई देने वाला। तो केमिकल रिएक्शंस के 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही रिएक्शन में हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करें एक्टिविटी 1.3। सभी एक्टिविटी आ गई क्या आज? लेकिन बुक में दी गई है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं में से पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए आपके लिए लेकर आए हैं। अगला एक्टिविटी आपको दिख रहा है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स। जिंक के कुछ दाने आपको लेने हैं कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या डालना है? HCl। हमने 3 बार इस रिएक्शन को अभी आज ही की क्लास में 3 बार पढ़ चुके हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। क्या पढ़ा है आपने इसमें? कि जिंक लेना है, HCl में डालना है साहब। जिंक और HCl को आपने यहाँ पर मिला दिया है। हैंडल विथ केयर। हैंडल विथ केयर क्यों है? क्योंकि एसिड है, एसिड ज्वलनशील होता है, चीजों को जला देता है, बर्न कर देता है। तो जिंक में आपने HCl डाला, पहले भी 1-2 बार इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से ZnCl बनेगा, और यहाँ से रिलीज कौन हो जाएगा? H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके की एक रिएक्शन होने वाली है। पूछ क्या रहा है? डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल? जिंक ग्रेनुअल के आसपास कुछ हो रहा है क्या? यस होगा, क्योंकि वो गर्म होंगे, हीट होंगे। टच द कॉनिकल फ्लास्क। यहाँ बाहर से इसको जब हम टच करेंगे तो क्या होगा? हीट रिलीज होगी। क्या होगी? हीट रिलीज होगी। देखें आसान भाषा में इसको समझा जाए, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये एक्टिविटी हमें 2 चीजों के बारे में बताती है, 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है। क्या क्या बताती है? कि देखो हमने ऐड कर दिया था एसिड, ऐड कर दिया, चाहो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो, चाहो HCl ऐड करो, एक ही बात है। एज यू कैन सी द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जैसे ही मैंने यहां पर इसमें इस टेस्ट ट्यूब में जिंक और एसिड को मिलाया, देखो जिंक के टुकड़े हैं, एसिड को मिलाया, तो यहां से बबल्ड होगा। बबल क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। कहां से आई सर हाइड्रोजन गैस? हाइड्रोजन गैस आई हमारी यहां से, ZnHCl, ZnCl और H2। यहां से हमारी हाइड्रोजन गैस आई, और हाइड्रोजन गैस आकर कहाँ निकलेगी? बाहर निकलेगी। तो एक डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ से ये बाहर जा रही है, जाकर एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाली। सॉफ्ट सॉल्यूशन में क्यों डाली? क्योंकि बुलबुले आसानी से दिखाई देते हैं सॉफ्ट सॉल्यूशन। तो जैसे ही यहाँ गए, जब आप इसको टच करेंगे इस ट्यूब को, तो ये आपको थोड़ी थोड़ी गर्म दिखाई देगी, या महसूस होगी, फील करोगे कि ये थोड़ी सी क्या है? गर्म है, हीट है इसके अंदर।
तो जब आप उसको गर्म हीट हो रही है तो हीट का फॉर्मेशन हुआ, यानी चेंज टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या आ गया भैया, यहाँ पर चेंज आ गया। अगली बात, वहां पर क्या निकल रही है, गैस भी रिलीज हो रही है जो सॉफ्ट सॉल्यूशन में बबल्स के साथ आपको दिखाई दे रही है। और वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन गैस कैसे फॉर्मेशन होती है और उसको पता कैसे लगाते हैं। तो एक बर्निंग कैंडल वहां पर लेकर जाएंगे और वो पॉप साउंड से, पट पट की आवाज से वो वहां पर जलती हुई हमें सुनाई देगी, तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है, देखेंगे। वी वेरीफाई दैट इट्स हाइड्रोजन गैस बिकॉज इट बबल्स बर्न विद पॉप साउंड। तो क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है इसको। व्हेन पास थ्रू सॉफ्ट सॉल्यूशन, जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ऑल्सो इफ वी विल टच द फ्लास्क, फ्लास्क को जब हम टच करेंगे तो ये हॉट रहेगा, थोड़ा गर्म रहेगा। सो वी गेट टू नो दैट along with evolution of gas, temperature also arise in the chemical reaction। तो इस केमिकल रिएक्शन में ना सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर हमारे को समझ आ गई। तो तीनों एक्टिविटीज में मिलाकर हमने बहुत सारी क्या, लगभग सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब बात आती है हमारे चैप्टर का आगे का अगला नाम। चैप्टर का पूरा नाम क्या था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या था चैप्टर का पूरा नाम, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब तक हम जो भी पढ़ रहे हैं इक्वेशंस हम लिख चुके हैं अब तक। लेकिन अगर बात करें कि सर इक्वेशन क्या होती है, तो केमिकल रिएक्शन बोले तो कोई दो प्रोडक्ट को आके मिला दिया। अब मिला कहाँ रहे थे हम, इन टेस्ट ट्यूब्स में मिला रहे थे। कोई टेस्ट ट्यूब था, कोई कॉनिकल फ्लास्क था, इसमें हम रिएक्टेंट्स को मिला रहे थे और मिलाकर क्या निकाल रहे थे, प्रोडक्ट निकाल रहे थे। तो ये निकाला, लेकिन इसको मेंशन कैसे करोगे आप, इसका रिपोर्ट कैसे बनाओगे, पता कैसे लगेगा सर क्या मिलाया कितना मिलाया। तो उन सब के लिए केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट आ गई कि इन सबको फॉर्म, किसी रिटन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और लिखना पड़ेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन का ही नाम केमिकल इक्वेशन है। रिएक्शन जो एक प्रैक्टिकल फॉर्म में है, इक्वेशन जिसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो बात करें अगर इसकी डेफिनेशन की, तो केमिकल रिएक्शंस लिंक टुगेदर द सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड प्रोडक्ट। तो क्या होगा, जब दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं और रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, तो वो हो गई केमिकल रिएक्शन। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन दो टाइप से लिखी जाती है। सर कैसे लिखी जाएगी, देयर आर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन। सर वर्ड इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखी जा सकती है। जैसे मैंने वहां पर बताया आपको कि जिंक, तो जिंक कैसे लिखते हैं भैया, कि जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों ने रिएक्शन करी तो दोनों के बीच में प्लस लगा दिया मैंने, क्योंकि दोनों को मिलाया है मैंने। दोनों मिले और मिलकर क्या बनाया था इन्होंने, जिंक क्लोराइड। और क्या बनाया था, और बनाया था हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को लिखा जाता था, पहले ऐसे लिखा जाता था कि कोई भी रिएक्शन करवाई, क्या क्या मिलाया, लेबोरेटरी में से हमने उठाया कि जिंक उठा लिया, जिंक लिख दिया। फिर इसमें HCl उठाया तो प्लस HCl लिख दिया। मिलाया क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया, वो लिख दिया। हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, वो भी हमने लिख दी। तो इस तरीके से कुछ लिखा जाता था और इस इक्वेशन को क्या बोला जाता था, वर्ड इक्वेशन। क्या बोला जाता था इसको, वर्ड इक्वेशन इसको बोला जाता था। लेकिन एक बहुत लंबा मेथड है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसको समझने के लिए फिर हमारे पास कौन आ गई, सिंबल इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, सिंबल इक्वेशन। तो जितने भी केमिस्ट्री के एलिमेंट्स है सबके कुछ ना कुछ फिक्स्ड सिंबल है। उन सिंबल से इसको लिखा जाए तो बहुत आसानी से लिखा जा सकता है और समय भी कम लगेगा, लिखना भी कम पड़ेगा, मेहनत भी कम होगी। तो अगर सिंबल इक्वेशन की बात करें तो इसको लिखा जा सकता था Zn प्लस HCl रिएक्ट करके बनाता है ZnCl और H2 गैस रिलीज होती है। कितना आसान था लिखना। तो इस तरीके से छोटा करके भी इसको लिखा
जा सकता था। तो इसलिए वर्ड इक्वेशन वर्ड में लिखना और हमारा सिंबल इक्वेशन सिंबल्स में लिखना, तो इतना आसान है केमिकल इक्वेशंस को लिखना। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन एक रिटन फॉर्म है किसका? केमिकल रिएक्शंस का। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं? कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सर अनबैलेंस और बैलेंस रिएक्शन क्या होती है? तो अनबैलेंस, अनबैलेंस किसको बोला जा सकता है? ये अनबैलेंस हो गया। तो ऐसा कैसे बोला गया? तो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में एक तरफ कौन है? रिएक्टेंट है, एक तरफ कौन है? हमारा प्रोडक्ट है। एक तरफ रिएक्टेंट, एक तरफ प्रोडक्ट। तो जितना वेट इधर, जितना मास इधर, उतना ही मास इधर भी होना चाहिए, तब तो बैलेंस है, अदरवाइज अनबैलेंस रहने वाली। तो अनबैलेंस और बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के बारे में अगर हम जाने तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें दोनों तरफ जो पार्टिकल हैं, जो भी हमारे इक्वेशंस हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट हैं, उनके मास या उनका नंबर अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? हमारी अनबैलेंस कहलाएगी। फिर उसको चेंज करके किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमें बैलेंस्ड इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो बात करें इसकी अगली, in an unbalanced equation the number of atoms of different element on both sides are not equal, तो उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। यानी एक इक्वेशन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, जो लेफ्ट साइड में हमारा रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट हम लिखते हैं, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अगर एटम्स बराबर नहीं है तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी भैया? अनबैलेंस्ड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है Mg और O2। देखो एक Mg है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर एक इक्वेशन बन के आती है MgO। क्या बन के आती है भैया? MgO। तो MgO में देखो एक Mg है, एक Mg है, बात बराबर हो गई। लेकिन ऑक्सीजन अकेला है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है भैया? 2 ऑक्सीजन है। तो क्या ये बैलेंस हुआ? क्या नहीं हुआ। उधर 2 और 1 3 है, इधर सिर्फ 1 और 1 2 ही है। इधर 3 एटम है, 2 के मिला के इधर 2 ही एटम है, तो बैलेंस झुक जाएगी इक्वेशन, बैलेंस थोड़ी हुई है, ये तो अनबैलेंस्ड हो गई। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। एक ढांचा बना दिया कि हाँ सर प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, एटम्स आप बता देना कितना बनेगा। सर कैसे बताएंगे? तो उसको बैलेंस किया जाएगा। The total mass of all the products of reaction in a chemical reaction is equal to the total mass of the reactant। तो जितना प्रोडक्ट बनेगा उतने रिएक्टेंट्स का मास भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सर यहाँ तो आपने 3 एटम ले लिए थे, यहाँ 2 ही बन गए, 1 एटम कहाँ गया? सर उड़ गया हवा में। नहीं, केमिकल रिएक्शन में कुछ भी हवा में नहीं उड़ता है। हवा में अगर गैस भी उड़ेगी तो उसके भी रिएक्टेंट्स हमारे पास, उसके भी एटम्स हमारे पास नोट होंगे, लिखे होंगे और दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट अलग और रिएक्टेंट अलग, ऐसा नहीं होगा। एटम्स, एटॉमिक मास और दोनों का प्रोडक्ट का भी रिएक्टेंट का भी मास हमेशा बराबर ही रहने वाला है। तो कीप इन माइंड दैट द की फीचर ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जानते हैं क्या? तो मास को ना बढ़ाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो यहां पर हमें ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि किसी भी रिएक्शन को अगर हमें अनबैलेंस दिख रही है तो उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्यों? 3 एटम से 2 एटम नहीं बनते, 3 एटम बनेंगे। तो या तो इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, कुछ तो चेंज इसमें करना पड़ेगा। उस चेंज करने की प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे उसको? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑन इक्वल इक्वेशन इक्वल इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो क्या करना है भैया? दोनों तरफ, बोथ साइड, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, दोनों में नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाएगा भाई? इस प्रोसेस को ही जाएगा बोला बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन हमेशा क्या होनी चाहिए भाई? बैलेंस ही होनी चाहिए। सर बात करें
सर बात करते हैं कि कैसे, किस तरीके से, क्या प्रोसेस है। यस प्रोसेस है। प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, किसी भी केमिकल इक्वेशन के रिएक्शन के बारे में सुनो तो सबसे पहले तो उसकी वर्ड इक्वेशन लिखो। क्या लिखो भाई, वर्ड इक्वेशन लिखो। वर्ड इक्वेशन में क्या क्या लिखते हैं भाई, वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे रिएक्टेंट। अब एक रिएक्टेंट है तो अकेला लिख दिया, दो है तो उसके बीच में प्लस लगा देंगे। फिर हम एक एरो, तीन है तो तीन, यानी जितने भी रिएक्टेंट है सबके बीच में क्या रखना पड़ेगा, प्लस रखना पड़ेगा। फिर एक एरो जिसका पॉइंट किस साइड हो, जिस साइड प्रोडक्ट बन रहा है। जनरली प्रोडक्ट कहाँ बनेगा हमारे पास, राइट हैंड साइड में बनेगा। हमारे राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बना, क्या बना, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट अकेला है तो अकेला, अगर प्रोडक्ट दो बार बन गया, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, कोई गैस रिलीज हो रही है, तो फिर दूसरा प्रोडक्ट बन गया। दोनों के बीच में भी कौन सा साइन लगाया जाएगा, प्लस का साइन लगाया जाएगा। तो रिएक्शन लिखने का एकमात्र तरीका है कि वर्ड इक्वेशन लिखो, रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा है तो प्लस का साइन लगेगा, एक एरो लगेगा। एरो का पॉइंट किस तरफ, एरो का पॉइंट उस तरफ जिस तरफ कौन है, प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो प्रोडक्ट की तरफ हमने एरो का पॉइंट लगा दिया जो कि राइट साइड में रहने वाला है। और अगर प्रोडक्ट अकेला है तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन रहे हैं तो वहां पर क्या लग जाएगा, प्लस का साइन उनके बीच में लग जाएगा। अगर रिएक्शन बोल रही हीट करो तो हीट का साइन लगा दो, या फिर यहां पर हीट भी आप लिख सकते हैं। और सर इनकी केमिकल फिजिकल स्टेट आपको लिखनी है, जैसे गैस है और यहाँ पर क्या बन गया, गैस ही बना, या कोई सॉलिड भी बन गया, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये कुछ सिंपल सी प्रोसेस है। जैसे वर्ड इक्वेशन हमने लिख दी, सबसे पहले लिखनी है वर्ड इक्वेशन। सर अब क्या करना है, वर्ड इक्वेशन के बाद हमें लिखना है सिंबल इक्वेशन। क्या लिखना है भाई, सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन के बाद सिंबल इक्वेशन लिखना है। तो कोई भी इक्वेशन जैसे हमने पिछली स्लाइड पर लिखी, वैसी कोई इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दी। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि ऑक्सीजन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, एरो लगा दिया, और सामने कौन लिख दिया हमने, वाटर लिख दिया। तो ये तो हमारी हो गई कौन सी, वर्ड इक्वेशन। फिर उसको चेंज करके हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि सर H2 लिखेंगे, O2 लिखेंगे, और यहाँ पर सामने हम क्या लिख देंगे, H2। तो वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट किस में कर दिया हमने भाई, सिंबल इक्वेशन में। वर्ड इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया है हमारा, सिंबल इक्वेशन में यहाँ पर कन्वर्ट हमने कर दिया है। तो इस तरीके से लिखेंगे। सर अब जो मेन काम, बैलेंसिंग, सर बैलेंस करके दिखाइए। देखो क्या ये बैलेंस है, नहीं ये अनबैलेंस्ड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम दो है, ऑक्सीजन एटम भी कितने हैं, दो है। यहां पर हाइड्रोजन एटम दो है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन एटम क्या है भैया, एक ही है। यहां पर ऑक्सीजन एटम क्या है, एक ही रहने वाला है भैया। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम क्या रहने वाला है, एक ही रहने वाला है। तो देखेंगे इसको क्या किया जाए। सर ये दो है, ये दो है, वो एक है। सर इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। देखो ऑक्सीजन दो हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन दो थे, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ दो थे, यहाँ हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गए। कितने हो गए भैया, 4 हो गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में टोटल मिला के 4 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में टोटल मिला के 2 2 जा 4 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं भैया, 2 × 4, तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन 2। तो अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई क्या, जी बिल्कुल हो गई। इधर जितने एटम हैं उधर उतने ही एटम हैं, जितने ऑक्सीजन इधर हैं उतने ही ऑक्सीजन उधर हैं, जितने हाइड्रोजन इधर हैं उतनी ही हाइड्रोजन उधर हैं। तो दोनों तरफ जो है बैलेंस आ गया। क्या क्या दोनों बराबर हैं, यस दोनों बराबर हैं। तो इसको क्या बोला जा सकता है भैया, बैलेंस्ड इक्वेशन बोला जा सकता है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन करने का जो मेथड है वो सिर्फ इतना सिंपल, 3 स्टेप में इसको हम खत्म करते हैं। रही बात कि सर एक ही बार में आ गया, नहीं बहुत सारी बार 2 बार में आएगा।
फिर मिटाना पड़ेगा, फिर तीसरी बार में आएगा। इस तरीके से हम एक 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 स्टेप करके इसको बढ़ाते जाएंगे। सर फिर उस मेथड का कुछ नाम है? यस, इस मेथड का नाम होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है भैया? हिट एंड ट्रायल। किसी भी क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए उस मेथड का नाम क्या रहेगा? हिट एंड ट्रायल। मतलब बार बार करना है, बार बार करना है। सर एक बार में नहीं हुआ, मैंने पहले एक बार ऑक्सीजन को कर दिया, मेरा हाइड्रोजन बिगड़ गया, फिर मैंने हाइड्रोजन को किया। तो बार बार आपको प्रोसेस करनी है, इसको बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इससे बेस्ड अप अपन कुछ क्वेश्चन करके आज की क्लास को कंक्लूड करेंगे। देखो एक एग्जाम्पल, बहुत सारी बार बोर्ड में ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, बहुत सारी बार ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमसे पूछे जाते हैं। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। साफ। देखो दोबारा देखेंगे इसके सॉल्यूशन। मैग्नीशियम मेटल बोले तो Mg, Mg है भैया, रिएक्ट करता है, यानी अभी तो कुछ और है, विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और हाइड्रोजन गैस को यहां पर क्या कर देता है बाबू? रिलीज कर देता है। हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है भैया? रिलीज कर देता है। तो ये इक्वेशन बन गई। क्योंकि वर्ड इक्वेशन उसने लगभग दी हुई थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां पर क्या बना दिया, मेरी मेन इक्वेशन जो सिंबल इक्वेशन कहलाती है, तो बना दिया। क्या चेक करूं? बिल्कुल। देखो यहां पर देखो Mg कितना है भाई? Mg 1 है, यहां पर Mg कितने हैं? 1 ही, तो Mg तो बैलेंस्ड है। सर H कितना है? 1 यहां है, 2 यहां है, H ज्यादा है। Cl कितना है? 2, 2 वहां है, 1 यहाँ है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा हाइड्रोजन कितने हो गए इधर? 2 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ भी कितने हैं? 2 है। तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड, Mg बैलेंस्ड। Cl की बात करें, Cl 2 है, Cl 2 है, तो Cl भी बैलेंस्ड। तो केवल एक यहाँ पर 2 लगाना पड़ा और मेरा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो इसको आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि Mg रिएक्टेंट, और इधर लिख लो प्रोडक्ट। क्या क्या है? पहला Mg है, Mg इधर 1 है, उधर भी क्या है? प्रोडक्ट में भी 1 ही है। दूसरा अपने पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है, उधर भी हमने कितना हो गया? 2 हो गया। Cl, Cl इधर कितना हो गया? 2 हो गया, उधर भी कितना है? 2। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बराबर आ गए तो हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन क्या है? गलत है। तो हमेशा इस तरीके से आपको चेक भी करना है। कभी कभी बोल भी देता है कि चेक करके ही बताओ आप। हमने चेक कर लिया कि मैग्नीशियम रिएक्टेंट में भी एक ही है, प्रोडक्ट में भी एक ही है। हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, वहां भी 2 है, क्लोरीन इधर भी 2 है और उधर भी 2 ही है। तो हमारी इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी भाई? बैलेंस्ड होगी। तो हमारी इक्वेशन यहाँ पर क्या है भैया? बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्टीम इज पास्ड, क्या कर दिया भाई? स्टीम को पास किया, हीटेड आयरन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो इसकी वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन यहां पर हम इसका करने जा रहे हैं। देखो स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन, तो आयरन बोले तो Fe, और इसमें कौन? स्टीम। इसकी वर्ड इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं यहां पर ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आयरन
आयरन और क्या करना है भैया, स्टीम की रिएक्शन, और क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, आयरन ऑक्साइड बन रहा है। और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। क्या हो रहा है भैया, हाइड्रोजन गैस। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हमारी रिलीज हो रही है। तो सबसे पहले हमने वर्ड इक्वेशन लिख ली। अब वर्ड इक्वेशन के बाद हम क्या लिखेंगे, सिंबल इक्वेशन। क्या लिखेंगे, सिंबल। तो आयरन बोले तो Fe, स्टीम बोले तो भैया, स्टीम बोले तो भाप, भाप बोले तो पानी, पानी बोले तो H2। तो H2O लिख दिया, दोनों मिले क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड Fe3O4। क्या बना दिया इसने, Fe3O4। इसका नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड, और इसका एक कॉमन नाम भी है। इसका कॉमन नाम क्या है, मैग्नेटिज्म ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ऑक्साइड भी इसको बोला जाता है। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो गई भैया, रिलीज हो गई। तो ये हमारी एक क्या बन गई, सिंबल इक्वेशन भी यहाँ पर हमारे साथ बन के सामने आ गई। अब सिंबल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि इसको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल से क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। यानी जितने रिएक्टेंट्स में एटम्स हैं उतने एटम कहाँ पर होने चाहिए, हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Fe कितना है भाई, एक है। Fe कितने उधर, 3 है। चेंज हो गया, Fe एक है, Fe 3 है। क्या मैं यहाँ 3 लिख दूं, क्या सर लिख दो, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि दिखेगा कि हमने क्या लिखा है। देखो यहाँ 3 लिख दूं, 3 Fe, उधर भी 3 Fe, Fe बराबर हो गए। हाइड्रोजन की बात करें, H2 है, कितने, 2, उधर भी 2 है, ये तो मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 ही है, तो नहीं कर पाएगा। तो हम क्या कर दूं, यहाँ पे हम यहाँ पर 4 लिख दूं। तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया है, 4 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन 4, इधर भी 4, इधर भी 4। लेकिन हमारी वापस से हाइड्रोजन की कैलकुलेशन बिगड़ गई। हाइड्रोजन 4 2 8 हो गए, उधर हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। तो क्या उधर भी मैं हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या अब मैं वापस चेक करूं, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के बारे में लिखेंगे और इधर लिखेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में। चलो सबसे पहली बात करें Fe की। Fe रिएक्टेंट में कितने Fe है, 3। प्रोडक्ट में कितने Fe हैं, उधर भी 3 ही है, ये तो मैच कर गए। अगली बात करूं मैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन 4 2 8, इधर 4 2 8, तो इधर भी हाइड्रोजन 8 और इधर भी हाइड्रोजन। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। FeH आ गया। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितने, 4 × O यानी 4 ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितने, O4, डायरेक्ट 4। तो इधर भी 4, इधर भी 4। तो 3 ही टाइप के एटम थे, तीनों को हमने चेक किया। नंबर ऑफ एटम इधर भी सेम, उधर भी सेम। जब नंबर ऑफ एटम इधर और उधर दोनों तरफ क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो इसको क्या बोला जा सकता है भाई, बैलेंस्ड इक्वेशन बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, बैलेंस्ड इक्वेशन। और बार बार ट्राई करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम होता है इसका, हिट एंड ट्रायल मेथड इसका नाम होता है। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं क्या, यस। एक क्वेश्चन वापस से हमारे पास आता है, एक क्वेश्चन वापस से हमारे पास आता है जो बोलता है, क्या बोलता है भाई, CH4O2 और CO2 और H2। ऊपर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं इसको। CH4O2 मिलता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है। चेक करें, देखो कार्बन 1, उधर भी कार्बन कितना, 1, दोनों तरफ कार्बन क्या है, 1 1 है। इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, तो कार्बन तो पहले से बराबर है। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हमें हाइड्रोजन बढ़ाना पड़ेगा।
इधर किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 2 से। देखो इधर हाइड्रोजन 4, 2 2 जा, उधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए भैया, 4 हो गए। ऑक्सीजन 2 तो ये रहे, इधर 2 और 1 कितने हैं, 3 है, उधर 3 है, इधर 2 है। अब क्या करना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो गई। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 जा 4, उधर तो वापस 2 और 1 3 ही रह गए। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 2 जा 6, कितना हो गया भैया, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गए। उधर मेरे पास 2 यहां है, और उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6 करने के लिए 4 से कर दूं, तो इसको अब मिटाना पड़ेगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर कितना हो गया भाई, 2 ऑक्सीजन और 4, 6 ऑक्सीजन इधर हो गए, 6 ऑक्सीजन इधर हो गए। लेकिन कैलकुलेशन फिर बिगड़ गई। किसकी बिगड़ी, हाइड्रोजन की बिगड़ गई। हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गए, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 ही रह गए। फिर चेंज कर दूंगा इधर, इधर भी 8 हो गए। क्या सही है, अरे नहीं है, अभी भी नहीं है। 4 2 जा 8 कौन हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए, उधर भी हाइड्रोजन 8 हो गए। इधर ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है, इधर 2 और 4 6 हैं, लेकिन इधर कार्बन 1 ही रह गया, इधर कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब मैं इधर चेंज कर दूं क्या, यस कर दीजिए। तो मैंने यहां पर 2 कर दिया, क्या सही हो गया, क्या नहीं हुआ, फिर गलत हो गया। इधर अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, और इधर हो गए 4 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए, और इधर कितने रह गए, 6 रह गए। तो फिर मुझे मिटाना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मिटा करके मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। देखो 4 ऑक्सीजन, यस 8 ऑक्सीजन, इधर 4 इधर 4, 8 ऑक्सीजन, 2 C 2 C। यहां पर मेरे पास हो गया कितना, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। तो तीनों चीजें मेरे पास क्या हो गई, बराबर हो गई। तो बार बार मुझे मिटाना पड़ा, बार बार मुझे लिखना पड़ा, और इसी वजह से इस मेथड को क्या बोला जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें, एक क्वेश्चन और दिया गया है, FeO2 और Fe2O3। क्या दिया गया, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। Fe प्लस O2 और रिएक्शन बनकर क्या बन जाती है भैया, Fe2O3 बन जाती है। क्या बन जाती है, Fe2O3 बन जाती है। अब देखो इधर एक Fe, इधर 2 Fe, इधर एक Fe, उधर 2 Fe। देखेंगे भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो साहब, इसको 2 Fe बना दिया, उधर 2 Fe है। ऑक्सीजन इधर कौन है, 2 है, उधर ऑक्सीजन कितने हैं, उधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 हो गए, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी 6 हो गए। लेकिन Fe कितने हो गए, 2 2 जा 4, इधर Fe कितने लिख दिए थे मैंने, 2 लिख दिए थे। तो वापस इसको मिटाना पड़ेगा, और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना। देखो 4 Fe हैं, 4 Fe हैं, 6 O है, 3 2 जा 6 O है। तो क्या इक्वेशन बराबर हो गई क्या, तो यस इक्वेशन बराबर हो गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे थे। आज की क्लास में हमने जो है केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस के बारे में हमने देखा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने देखा, केमिकल रिएक्शंस हमने यहाँ पर पढ़ी, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना हमने यहाँ पर आज की क्लास में सीख लिया। तो ये आज के लेक्चर का पहला पार्ट हो गया, इस चैप्टर का पहला लेक्चर हो गया। अब अगले लेक्चर में हम यहाँ पर देखने जाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसको कंक्लूड करेंगे, फिर PYQ करेंगे, और इस तरीके से इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से हम खत्म करेंगे। तो अगली क्लास बहुत जल्द आपके पास आने वाली है, तो तब तक के लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए इसी चैनल को। जिसने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी कर लें, ताकि आपको आगे की क्लास आसानी से मिल जाए। इसके पार्ट 2 जो है, इसका लेक्चर 2 जो आने वाला है, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।